First of all, good morning to all the students. In the last video of class 12 business studies, we discussed the chapter number 5, that is organizing. You know very well there are basically 5 functions of management. The number 1 is planning, number 2 organizing, number 3 staffing, number 4 directing, and number last is controlling. So in the last few videos we discussed the first function of management, that is planning, and the second function of management, that is organizing. Now we will move to the third and important function of management, that is staffing. You know very well कि अगर हमें कोई भी काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो बिना ह्यूमन रिसोर्स के बिना वो काम पॉसिबल नहीं है। चाहे हमारा ऑर्गेनाइजेशन कितना भी कैपिटल इंटेंसिव हो जाए, कितना भी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाए, कितना भी ज़्यादा इनोवेशन आ जाए, लेकिन विदाउट ह्यूमन रिसोर्स हम कोई भी काम नहीं कर सकते। ना प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, ना प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना रॉ मटेरियल्स को परचेस कर सकते हैं। सो द बेसिक बिजनेस एक्टिविटी टोटली बेस्ड ऑन द ह्यूमन रिसोर्स। सो इसीलिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो कि ह्यूमन रिसोर्स की व्यवस्था करे, ह्यूमन रिसोर्स को अरेंज करे। यू नो वेरी वेल ह्यूमन रिसोर्स के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है उसकी साइकोलॉजी। जनरली हम लोग देखते हैं दे आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। द नंबर 1 इज़ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, रुपया पैसा। नंबर 2 फिजिकल रिसोर्सेज, दैट इज़ एसेट्स which includes the various kind of machineries, as well as human resource. Human resource means आदमी, क्योंकि without आदमी, without person we cannot run any kind of business. So अगर हम छोटा सा भी बिजनेस देखें तो ह्यूमन रिसोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। और ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड एक अलग से फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो है स्टाफिंग। अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स की अपनी एक साइकोलॉजी होती है। अगर हम मटेरियल की बात करें, मशीनरी की बात करें, मनी की बात करें, तो दीज काइंड ऑफ रिसोर्सेज डू नॉट हैव इट्स ओन माइंड। इनका अपना कोई माइंड नहीं होता है, अपना कोई बिहेवियर पैटर्न नहीं होता है। बल्कि स्टाफिंग में क्या एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टाफ में कि उनका खुद का परसेप्शन होता है, खुद की सोच होती है। तो किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स को हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ इंटर रिलेट करें, कैसे उनका माइंड अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ लगाएं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। सो दैट्स वाई स्टाफिंग को हम लोग मैनेजमेंट की एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन के रूप से देखते हैं, क्योंकि विदाउट ह्यूमन रिसोर्स हम कोई एक्टिविटी बिजनेस की कर नहीं सकते हैं। एज़ वेल एज़ दूसरी बात ये होती है कि स्टाफ का यानी ह्यूमन रिसोर्स का अपना खुद का माइंड होता है, अपना खुद का परसेप्शन होता है। इनको हम अपने अकॉर्डिंग चला नहीं सकते, इनको अपने अकॉर्डिंग मैनेज नहीं कर सकते, बल्कि इनकी साइकोलॉजी को समझ के इनसे काम कराया जा सकता है, इनको ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ बढ़ाया जा सकता है। सो लेट्स वी स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज स्टाफिंग. Staffing, you know very well, staffing is a process because it is an ing form. Staff का मतलब होता है human resource and ing लग जाता है, so it is a process. So in basically word we can say staffing means arrangement of staff, that is a human resource. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स की व्यवस्था करना, ह्यूमन रिसोर्स का अरेंजमेंट करना, दैट इज स्टाफिंग. सो लेट वी स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग. Staffing is the management process just after planning and selection of the organizational structure. Staffing may be defined as the process of hiring and developing the required personnel to fill in various positions in the organization. It implies placing right person at the right job. This function management is concerned with determining the manpower requirement, selection, placement, training and compensation of employees of an enterprise. It helps in filling and keeping filled the position in the organizational structure. It goes on the continuous process because new jobs are created every time as employees may leave the organization off and on, and also because of growth and diversification in an organization. तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि स्टाफिंग का जो प्रोसेस है वो प्लानिंग,
एंड ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है। दूसरी बात, स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिक्वायर्ड पर्सनल दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स को हायर करते हैं एंड उनको डेवलप करते हैं टाइम टू टाइम, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पोजीशन खाली पड़ी हुई है उनको हम भर सकें। इन शॉर्ट वेट वी कैन ऑल्सो से द स्टाफिंग मीन्स राइट पर्सन एट द राइट जॉब। यानी स्टाफिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सही जगह पे सही बंदे का होना ज़रूरी है। पूरे स्टाफिंग प्रोसेस को अगर हम स्टडी करें तो उसमें सबसे पहले हम लोग मैन पावर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कितने मैन पावर की ज़रूरत है। फिर उस बेसिस पे उनका सिलेक्शन करना, उनका प्लेसमेंट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करना, ये सब स्टाफिंग के प्रोसेस के अंदर आता है। एज वेल एज ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आपसे कोई पूछे स्टाफिंग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है तो आप सीधे बोलेंगे यस। क्यों प्रोसेस है? क्योंकि पहली बात तो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा क्रिएटिविटी आने लगती है, इनोवेशन होता है। सो इनोवेशन के कारण नई नई जॉब्स आती हैं। सो उन जॉब्स को भरने के लिए हमें स्टाफिंग करना पड़ता है। दूसरी बात है कि कई सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो कभी कभी किसी रीज़न से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं, या तो उनकी बेटर जॉब लग जाती है या वो उस कंपनी के बेनिफिट से या वहाँ के इन्वायरमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, सो इसलिए वो एम्प्लॉयज़ को छोड़ देते हैं। एज वेल एज जब ऑर्गेनाइजेशन अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। सो दे आर बेसिकली 3 रीज़न विच प्रूव दैट कि स्टाफिंग इज़ अ continuous process because new jobs are created every time. Second, employees may leave the organization and organization wants growth and diversification of their business. So what is staffing? In basically term we can say staffing means putting people to jobs or finding the right people for the right job. In broad sense, staffing may be defined as the managerial function of employees and developing human resource for carrying out the various managerial and non-managerial activities in the organization. This function is concerned with attracting, acquiring and activating the human resource for achieving organizational goal. Now we'll move to the next topic of this chapter, that is importance and need of staffing. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया कि बिना ह्यूमन रिसोर्स के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। अगर हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना करें कि कहाँ वहाँ पे एक भी ह्यूमन रिसोर्स ना हो, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को फुलफ़िल कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अगर काम छोटा हो, चाहे काम बड़ा हो, चाहे काम ईजी हो, चाहे ट्रिकी हो, सारे काम के लिए मुझे ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। अगर कंपनी के पास खूब पैसा है, उसके ओनर के पास खूब पैसा है, उसने एक से एक मॉडल मशीन लगा दी, एकदम फैंटास्टिक मशीन लगा दी, लेकिन उस मशीन को ऑपरेट कौन करेगा? ह्यूमन करेगा। इस ह्यूमन को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाएंगे कैसे? सर, स्टाफिंग से। हमने ये भी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है उसका दिमाग जो है वो ह्यूमन बींग से भी ज़्यादा तेज होता है। तो क्या विदाउट ह्यूमन बींग कंप्यूटर पूरे बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है? नहीं। कंप्यूटर को चलाता कौन है? ह्यूमन बींग। सो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, क्योंकि वही क्या करता है, बाकी सारे रिसोर्सेज को यूज़ करता है। ये बात याद रखिएगा। इसीलिए स्टाफिंग को एक अलग से फंक्शन बनाया गया है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करना, एक अच्छा सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना, यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना। लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फिजिकल रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स यूज़ कौन करता है? कॉस्ट उसका रैशनली यूज़ करता है, वो होता है स्टाफ। So now we will discuss the importance and need of this staffing. The first heading is obtaining competent personnel. It ensures the availability of most suitable and capable person for various job. यानी with the help of staffing हमें सही जॉब के लिए सही कैपेबल पर्सन मिल पाते हैं। नंबर सेकेंड, हायर परफॉर्मेंस।
बाय प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब इट इंश्योर बेटर परफॉर्मेंस। यस, अगर हम सही जगह के पे सही व्यक्ति को काम देंगे तो जाहिर सी बात है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। नेक्स्ट वन, कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। इट इंश्योर द कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द enterprise थ्रू द सक्सेसिव प्लानिंग फॉर बिल्डिंग मैनेजर्स। Next one, optimum utilization of human resource. It helps in avoiding overmanning and underutilization of manpower and higher labor cost. It also helps in preventing the disruption of work by indicating in advance about likely shortage of employees. यानी with the help of staffing process हम optimum human resource को available कराते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 वर्क हैं, 10 काम है, 10 जॉब है, तो उसके लिए 10 बंदे होने ज़रूरी हैं। तो स्टाफिंग प्रोसेस से हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर, एंड देयर आफ्टर उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने बिजनेस में स्टाफिंग करते हैं। अगर स्टाफिंग प्रोसेस नहीं होता तो हम ये पहले नहीं डिसाइड कर पाते कि हमारे बिज़नेस में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। सो हमेशा जो हमारा वर्कलोड होता है एम्प्लॉयज़ पे वो ज़्यादा होता और ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज रहती है। हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यू नो वेरी वेल, विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वी ऑलवेज ट्राई टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल बिकॉज ऑफ with the help of staffing process job satisfaction, the level of job satisfaction is higher in the organization। यानी जब हमारे बिजनेस में एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है तो एम्प्लॉयज़ हमेशा अपनी जॉब को लेकर सेटिस्फाइड होते हैं। यानी उन्हें रेगुलर रेम्यूनरेशन अच्छा मिल रहा है, फेयर मिल रहा है, उन्हें अदर परक्यूजन अलाउंसेस मिल रहा है टाइम टू टाइम। सो वो अपने काम को लेके खुश रहते हैं, और जब वो अपने काम को लेके खुश रहते हैं तो देयर आफ्टर उनका जो ऑब्जेक्टिव वो कंप्लीट हो रहा है। सो दे विल टॉकिंग अबाउट दे विल बी द फोकस ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें कि स्टाफिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, यू नो वेरी वेल, बट आपको ये पता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स की बिहेवियर कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहे हैं, सो स्टाफिंग फंक्शन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये जो नोट में दिखा है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि द स्टाफिंग फंक्शन हैज़ ग्रेट importance these days because of rapid advancement of technology, increasing size of organization and complicated behavior of human beings। हमारे देश में स्टाफिंग फंक्शन का होना मैनेजमेंट में इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो हमें हमेशा इनोवेट होना ज़रूरी है। तो क्या मशीनरी खुद को इनोवेट कर सकती है? फिज़िकल रिसोर्स अपने आप को खुद से इनोवेट कर सकते हैं, खुद से टेक्नोलॉजी की इम्प्रूव कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का आना ज़रूरी है। इनोवेशन कौन लाता है? बंदा ही तो लेके आता है, पर्सन लेके आता है। इंक्रीजिंग द साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो कुछ व्यक्तियों से काम चला है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जितना बड़ा होना जाता है, जितना ही कंपनी की साइज़ बड़ी हो रही है, उतने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा पड़ रही है। सो इस सिचुएशन में कंपनी के सामने एक चैलेंजेस ये है कि उन्हें प्रॉपरली अपने बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। यू नो वेरी वेल कि हमारे ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहे हैं। उनकी साइकोलॉजी को समझना, उनके परसेप्शन को समझना उतना ईजी नहीं रह गया जितना पहले रह गया। सो दीज अदर 3 headings which also focus on the importance of the staffing function. Now we will move to the next and important part is staffing as a part of human resource management. You know very well, जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा होता है तो वहाँ ह्यूमन रिसोर्स को अवेलेबल कराने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को रखने के लिए हम स्टाफिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है और जहाँ स्टाफ का एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, तो वहाँ एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, दैट इज़ HR डिपार्टमेंट। आपने नाम भी सुना होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि स्टाफिंग प्रोसेस जो है वो HR मैनेजमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ है। सो अगर हम बेसिकली बात करें कि जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो जाता है, जहाँ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट से अपने ऑर्गेनाइजेशन
इंटरेस्ट पे इफ़ेक्ट डालने लगते हैं। सो रिसोर्स को कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली अगर हम ये कहें कि अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो वहाँ स्टाफिंग प्रोसेस से काम चल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाएगा तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बड़े हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे तो उनकी पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा होंगे, तो वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा फेवर करेंगे एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। सो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन वेयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीजेस। ओके, और ये पूरा डिपार्टमेंट जो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे वर्क करता है। उसमें सारे स्पेशलिस्ट होते हैं कि हम कैसे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि ह्यूमन रिसोर्स के अपने खुद के माइंड होते हैं, खुद के परसेप्शन होते हैं, खुद की खुद थिंकिंग होती है। आप मशीनरी को कोई नीड सुना है? मशीन में आप कई दिन तक उसका रिपेयर मत कराइए, क्या वो आपसे शिकायत करेगी कि नहीं नहीं आपने मेरा रिपेयर नहीं कराया, मैं काम नहीं करूँगा? नहीं करेगी ना। फिज़िकल रिसोर्स, लेकिन HR ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली अगर आपने परक्यूजिट नहीं दिया, रिटर्न बैक नहीं दिया, सो अगर आप सोचिए वो शिकायत करेगा। हाँ सर, शिकायत भी करेगा एज वेल एज वो काम करने को भी रिफ्यूज़ कर सकता है। सो ज़्यादा ट्रिकी क्या है, फिज़िकल रिसोर्स को हैंडल करना कि ह्यूमन रिसोर्स को हैंडल करना? सर ह्यूमन रिसोर्स को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो we can easily says कि staffing secures and develop personnel for the jobs created by organization, so it should be treated as the part of human resource management. So अगर basically हम कहें तो staffing is a part of human resource management. Human resource management is the recruitment, selection, development, utilization, compensation and motivation of human resources of the organization. So now we will discuss which kind of activity comes under the HR personnel. यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं। इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड बाय HR personnel which are as follows. The first one is recruitment. Recruitment means searching for eligible candidate. इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स का, वहाँ के पर्सनल का सबसे पहला काम होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मीन्स सर्चिंग फॉर एलिजिबल कैंडिडेट, यानी ऑल दोज कैंडिडेट की खोज करना जो उस जॉब के लिए सुटेबल है। नंबर 2, एनालाइजिंग जॉब्स एंड प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। दूसरा काम ये होता है जॉब HR पर्सनल का, वो होता है जॉब को एनालाइज करना और उसके अकॉर्डिंग जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करना। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जिसमें जॉब से रिलेटेड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन होती है और उस जॉब में आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं, वो सब चीज़ें उसमें डिफ़ाइन की जाती हैं। डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान। विद द हेल्प ऑफ HR पर्सनल वी कैन ऑल्सो डेवलप द कंपनसेशन प्लान कि पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको कितना पैसा दिया जाना चाहिए ताकि आप प्रॉपर सेटिस्फाइड रहें, क्योंकि यू नो वेरी वेल मनी इज़ अ इम्पॉर्टेंट बेस फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़। एक एम्प्लॉयज़ को आप कुछ मत दीजिए, एक प्रॉपर सैलरी दीजिए, प्रॉपर रेम्यूनरेशन दीजिए, तो वो हमेशा खुश रहेगा। सो इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट रहता है, HR डिपार्टमेंट, वो इस बात को एनालाइज करता है कि बंदा कितना काम कर रहा है और उस बंदे को कितना पैसा देना चाहिए, एज वेल एज इंसेंटिव प्लान भी, ताकि वो अपने काम को और अच्छे ढंग से करें, क्वालिटेटिव रहे, क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव वर्क रहे। सो उसके लिए इंसेंटिव प्लान के लिए भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़, यू नो वेरी वेल इन्वायरमेंट इज़ डायनेमिक, फ्यूचर अनसर्टेन है, सो उसके लिए प्रिपेयर रहना और आने वाले इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट को हैंडल करने के लिए एम्प्लॉयज़ का ट्रेन होना और उनका डेवलप होना बहुत ज़रूरी होता है। सो HR डिपार्टमेंट की हेल्प से हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं और उनका डेवलपमेंट करते हैं। इट फोकस ऑन द इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनल क्वालिटीज़। नाउ मेंटेनिंग लेबर रिलेशन एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, यू नो वेरी वेल जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है तो वहाँ हज़ारों लाखों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो वो अपना एक यूनियन क्रिएट करते हैं और यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं
वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट के बारे में टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कस करते हैं एंड दे वांट टू डेवलपमेंट ऑफ देयर यूनियन मेंबर्स, और वो अपने यूनियन के जितने मेंबर्स होते हैं, जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके डेवलपमेंट की बात करते हैं। सो एचआर डिपार्टमेंट का एक काम ये भी होता है कि यूनियन के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रहे और उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे और उनकी जो डिमांड है, जो उसमें से जो कह सकते हैं परमिटेबल डिमांड है, उसको परमिट दे, और जो डिमांड नहीं सही लगती है उस डिमांड को उन पे समझाए कि देखिए ये डिमांड अभी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सो लेबर रिलेशन क्रिएट करना, यूनियन मैनेजमेंट के साथ रिलेशन क्रिएट करना। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स, यू नो वेरी वेल देयर आर वेरियस कंप्लेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स की अपना परसेप्शन होता है, अपना काम करने का तरीका होता है। सो विद द हेल्प ऑफ एचआर डिपार्टमेंट ईजिली हैंडल कर सकता है ग्रीवेंसेस को एंड कंप्लेंट्स को रिगार्डिंग द ह्यूमन रिसोर्स। अगर किसी को किसी एम्प्लॉय से कोई शिकायत है, एक एम्प्लॉयज़ का दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ कोई दिक्कत है, एक एम्प्लॉयज़ का बिजनेस के साथ कोई दिक्कत है, कस्टमर के साथ कोई कंप्लेन आती है, सो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एचआर डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है। नाउ प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। विद द हेल्प ऑफ एचआर डिपार्टमेंट हम ये देखते हैं कि एचआर डिपार्टमेंट एनालाइज करता है जॉब को एज वेल एज उनकी सोशल सिक्योरिटी भी डिसाइड करता है और एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए काम करता है। जनरली यही कहा जाता है कि एचआर डिपार्टमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर हो, उसको फिज़िकल सिक्योरिटी के साथ साथ, फिजियोलॉजिकल सिक्योरिटी के साथ साथ, बेसिक सिक्योरिटी के साथ साथ उसको सोशल सिक्योरिटी दी जाए, जैसे जॉब सिक्योरिटी दिया जाए, टाइम टू टाइम उसका इंक्रीमेंट किया जाए, उसे मेडिकल बेनिफिट दिया जाए, उसे लाइफ इंश्योरेंस का कवर दिया जाए। तो दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी गिवन बाय द एचआर डिपार्टमेंट टू इट्स एम्प्लॉयज़। एंड द लास्ट, डिफेंडिंग द कंपनी लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशंस। एचआर डिपार्टमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये भी होता है कि वो अपनी कंपनी को लॉ शूट्स, जो भी केस दर्ज होते हैं, उससे बचा के रखें, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो कंपनी पे कभी कभी कोई केस दर्ज कर देते हैं कि कंपनी ने उसके साथ गलत किया। वो सही है कि गलत है, ये इस पे हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हाँ एचआर डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि स्टाफ की तरफ से, ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से अगर कोई केस दर्ज किया गया है कंपनी के ऊपर, कोई भी सूट किया गया है, कोई भी कंपनसेशन डिमांड किया गया है, तो वो डिफेंड करती है कंपनी। एचआर डिपार्टमेंट भी कोर्ट में जाकर अपने आप को डिफेंड करता है। सो अगर हम लोग बात करें तो स्टाफिंग का काम सिर्फ और सिर्फ, मैं अगर बात करूँ तो एक लिमिटेड एरिया में वर्क करता है, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो जाता है, जहाँ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको सिर्फ एक फंक्शन से हैंडल करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट। सो एचआर डिपार्टमेंट का जो वर्क एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द स्टाफिंग फंक्शन। सो देयरफॉर वी कैन ऑल्सो से कि स्टाफिंग इज़ बेसिकली एक्सटेंडेड टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा होता है सिर्फ हम स्टाफिंग प्रोसेस करके ही काम चला देते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है तो अलग से एक डिपार्टमेंट बनाते हैं, जैसा एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन ऑर्डर टू अटेन द स्पेशलाइजेशन इन द एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। Now we will discuss the next topic of this chapter, that is evolution of human resource management। आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्ड कहाँ से आया, इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, इसका जन्म कहाँ से हुआ। तो देखिए, अगर आप बहुत पुराने बात करेंगे, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात हुई थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात होने के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसलिए आया था कि वहाँ पे जो लोग एम्प्लॉयज़ काम करते थे, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के साथ काफ़ी बुरा होता था। जैसे अगर आप गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखेंगे फर्स्ट पार्ट, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें एक एक्टर है जो कि वर्क करता है कोल माइन में, और जो कोल माइन का जो हेड रहता है, जो उस कोल माइन को सुपरवाइज करता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने वर्कर्स के साथ गलत बिहेवियर करता है। सो एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अगर आप उसको फील करेंगे तो उस समय इस बात की फीलिंग आई कि एक ऐसा यूनियन होना चाहिए जो वर्कर्स एंड ओनर्स के बीच में एक मीडिएटर, क्योंकि वर्कर्स का हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होता था।
ठीक है, उन्हें प्रॉपर वेजेस नहीं दिया जाता था, उनसे ओवर टाइम कराया जाता था, उनके ऊपर पर्सनल उनको हरासमेंट किया जाता था। सो उसके लिए द फर्स्ट वन एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था लेबर वेलफेयर ऑफिसर, यानी जिस केस में ट्रेड यूनियंस होते थे जो पर्सनली कनेक्ट थे विद द वर्कर्स एज वेल एज टू द ओनर, वर्कर्स एंड ओनर्स के बीच में वो कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते थे। उसके बाद वर्ड आया पर्सनल ऑफिसर एंड पर्सनल मैनेजर, यानी जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फेस अलग हो गया, यानी जब हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि ये वर्क ये करेगा, ये वर्क ये करेगा, पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इंडस्ट्री का। सो उस समय फैक्ट्री सिस्टम आया। फैक्ट्री सिस्टम मतलब जो कंपनी जिस वर्क में इन्वॉल्व होती थी वो उसकी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती थी और वहाँ पे वर्कर्स काम करते थे। सो कई सारे हज़ारों वर्कर्स जो होते थे एक छत के नीचे काम करते थे, तो वहाँ स्टाफ को रखना, स्टाफ को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता था। लेबर वेलफेयर ऑफिसर में यही होता था कि वहाँ पे डिवाइड नहीं था, फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन फैक्ट्री सिस्टम नहीं था, वहाँ पे लेबर्स के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट किया था गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज़ लेबर वेलफेयर ऑफिसर। लेकिन जब काम बटा तो काम कुछ पब्लिक कंपनीज़ को मिला, कुछ प्राइवेट कंपनीज़ को मिला। तो पब्लिक कंपनीज़ में भी वर्कर्स काम करते थे, प्राइवेट कंपनीज़ में भी वर्कर काम करते थे, ये अलग अलग कंपनीज़ हैं। तो फैक्ट्री सिस्टम में अलग अलग पर्सनल ऑफिसर एंड पर्सनल मैनेजर हायर किए गए जो वहाँ के 1000 एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते थे। और उसके बाद डेवलप आया द न्यू कॉन्सेप्ट विच आर रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए अब ट्रेड यूनियन बहुत पुराना हो चुका है, पर्सनल मैनेजर एंड पर्सनल ऑफिसर भी बहुत पुराना हो चुका है। अब एक नया कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट और सजेशन को ही नहीं लेना होता है, एज वेल एज़ वो स्टाफ जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको रिक्रूट करना, उनको सेलेक्ट करना, उनको प्लेस करना, उनको राइट जॉब देना, उनका इंटरव्यू लेना, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उनको डेवलप करना, उनको सैलरी प्रोवाइड करना, उनका इंक्रीमेंट करना, उनको जॉब से निकालना, उनकी कोई क्लेम हो तो उस पर उस डिफेंड करना कंपनी की तरफ से, या उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करना। ऑल दीज थिंग्स विच आर कवर्ड इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो आज ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, स्किल डेवलपमेंट हो गया है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो अब पूरे कंपनी के लिए एक अलग से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिसाइड किया जाता है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स मैनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी and duties which the human resource personnel must perform. HRM is much broader concept and staffing is an inherent part of it. So अगर हम लोग बात करें तो there are basically 3 phases of development of HRM. The first one is labor welfare stage. At this stage, trade union establish. On the account of this, the need for a person is filled who can act as a mediator between the employers and employees. For this, labor welfare officer was appointed whose role was limited to provide least welfare facility to the employees. But in case personnel officer stage, with the expansion of the business, factory system comes into existence. Many people start getting employment under one roof at a one place. Consequently, the need for a person is felt where job is make employees available for a company. With this approach, earlier personal officer and later on personal manager, पहले personal officer नाम था, फिर personal manager were appointed to recruit, select and place the employees as per the need and requirements of the business. The third one, human resource management stage. With the further expansion of business and simultaneously to the technology was developing at very fast pace, the need was felt for the training and development of employees. So human resource management was now considered to be an important part of the organization and was felt that it can be further developed. So at the last, we can easily say the first step is labor welfare officer. जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटे स्केल में काम करता था तो सिर्फ लेबर को ज़रूरत थी कि लेबर और ओनर के बीच में एक मीडिएटर हो, और मीडिएटर कौन होता था? लेबर वेलफेयर ऑफिसर होता था।
जब ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बड़ा हुआ तो वहाँ पे कई हज़ार एम्प्लॉयज़ एक छत के नीचे काम करते थे। तो उनका ये अप्रोच था, दोनों के बीच में, लेबर और ओनर के बीच में एक बंदा हो, जिसे मीडिएटर कह रहे हैं, एक बंदा होना चाहिए। वो होता था पर्सनल ऑफिसर, फिर वो पर्सनल मैनेजर का नाम आया। इसका काम लेबर एंड ओनर के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने के साथ साथ लेबर्स को रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना एंड प्लेस करना, ये 3 काम होता था। जब अब एडवांस टेक्नोलॉजी आई, अब कंपनी को अपने बड़ी बड़ी कंपनीज़ को बड़े लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने की बात आई, तो वहाँ ओनर्स और ओनर्स एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में मैनेज करने के लिए एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया। इस डिपार्टमेंट का काम सिर्फ दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना ही नहीं है, बल्कि उनको सेलेक्ट करना, रिक्रूट करना, प्लेस करना, एज वेल एज एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पहले ऊपर दोनों कॉन्सेप्ट में स्टाफ की डेवलपमेंट की बात नहीं होती थी, ट्रेनिंग की बात नहीं होती, सिर्फ कोऑर्डिनेशन की बात होती थी। जबकि लेबर वेलफेयर स्टेज में सिर्फ मीडिएटर होता था। पर्सनल मैनेजर एंड ऑफिसर के केसेस में कोऑर्डिनेशन के साथ साथ जॉब पे रखना हो, प्लेस करना हो, सेलेक्ट करना हो, इन सब पे बात है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इतना ब्रॉड टर्म हो गया कि उसने सिर्फ हम स्टाफ को सेलेक्ट, रिक्रूट एंड प्लेस ही नहीं करेंगे, एज वेल एज उनको डेवलप भी करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से क्या हो रही है, बदल रही है। सो आई होप कि आज हम लोगों ने जितने भी टॉपिक स्टडी किए, टुडे वी विल डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग, इम्पॉर्टेंस एंड नीड ऑफ स्टाफिंग एंड स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM। सो आई होप आपको आज जो भी समझाने की कोशिश की गई होगी वो आपको समझ में आया होगा। If you have any kind of doubt relating to this topic, so please ask me in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही। Thank you. Thanks a lot.